हम लोग बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक। प्लासी की लड़ाई हुई थी, हम सब जानते हैं, 1757 में, है ना। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। और 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना था, कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश नेतृत्व क्लाइव साहब ने किया था। किसने किया था? क्लाइव साहब ने। आपको इतना समझना है कि ये है हुगली रिवर, यहाँ चिंसुरा में डच का बेस है, चंद्रनगर में फ्रांस का है, और यहाँ पे कलकत्ता था। ठीक ना, जो इन्होंने 1698 में बनाया था। ओके। इसी का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ये तीनों। सिराजुद्दौला ने कहा सर आपको फोर्टिफिकेशन नहीं करना है, पर ये नहीं माने। सिराजुद्दौला ने इन पर अटैक किया, ये दोनों मान गए थे। इस पर अटैक किया, फोर्ट विलियम पर, और इसे अपने कब्जे में ले लिया। यहीं पे एक बड़ी घटना हुई जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। एक 18 स्क्वायर फीट में ना के कमरे में सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को भर दिया, जिसमें 123 मर गए। तो इस जगह को वापस कैप्चर करने के लिए यहां मद्रास से क्लाइव आया, उसने इस जगह को वापस कैप्चर कर लिया। ठीक। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर किसके साथ था? प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ब्रिटिश सेना के साथ था, है ना। क्या हुआ था, जब क्लाइव साहब ने इस एरिया को वापस पुनः कब्जा किया तो उन्होंने एक ट्रीटी करी सिराजुद्दौला के साथ, जिसे हम अलीपुर की ट्रीटी कहते हैं। ठीक ना। अलीपुर की ट्रीटी कब हो रही है? 1757 में हो रही है। इसमें उन्होंने सिराज से कहा कि सर हमें ट्रेडिंग राइट्स दीजिए वापस, हमारा कलकत्ता वापस मिल ही गया है हमें, और एक काम करिए, आपके दरबार में ना एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, इससे ये पता चलता रहेगा कि आप ट्रीटी सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में दोस्ती बनी रहेगी। और इसी रेसिडेंट की मदद से क्लाइव साहब ने 4 लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। एक थे मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के कमांडर थे। एक वहां का बैंकर था जिसका नाम था जगत सेठ। जगत सेठ। एक और रईस व्यक्ति थे ओमी चंद। ओमी चंद। और एक दीवान था जिसका नाम था राय दुर्लभ। ये नाम आपको याद रखने। इन्हें अपनी तरफ कर लिया। तो मीर जाफर को वो बोलता है कि सर सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, भगा देते हैं, तो आपको हम नवाब बना देंगे। इसलिए मीर जाफर जो है ब्रिटिश की तरफ से है। ठीक ना। प्लासी की लड़ाई का मुख्य परिणाम क्या होगा? मीर जाफर नवाब बन जाएगा, है ना। बंगाल को ब्रिटिश नियंत्रण मिल जाएगा और भारत में ब्रिटिश शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये सभी होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ट्रीटी हुई इन चारों धोखेबाजों के बीच में और क्लाइव के बीच में, तो ये तय हुआ कि सर हम अटैक करेंगे उनके ऊपर, आप उनका साथ मत देना, हम आपको नवाब बना देंगे, आप हमें 24 परगना दे देना, कुछ रुपए दे देना, और हमारे पपेट बन के रहना आराम से। अलीनगर अलीपुर की संधि किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है। अलीपुर संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिराजुद्दौला को कलकत्ता वापस देना, व्यापार अधिकार सुनिश्चित करना, ब्रिटिश और नवाब के बीच शांति, ये दोनों थे। ठीक ना। पहला नहीं था, ये आंसर गलत है। कुल मिला के यही दोनों उद्देश्य थे। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। 57 में कौन सी हो रही है? प्लासी की हो रही है, जहां से सिराजुद्दौला भाग जाएगा और उसे मीर जाफर का बेटा मीर मारान मार देगा। ठीक है। बक्सर की लड़ाई में कौन कौन नेता शामिल थे? बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सेकंड, शुजा उद्दौला और मीर कासिम शामिल थे। मीर कासिम तक पहुंचने की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बंगाल का जो नवाब बना, जिसने स्वतंत्र घोषित किया बंगाल को, वो मुर्शीद कुली खान साहब थे। मुर्शीद कुली खान के बाद, ठीक है, शुजा उद्दीन आया। कौन आया? शुजा उद्दीन बना वहां का नवाब।
सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान का दामाद है, और फिर इनका बेटा बना सरफराज। सरफराज सरफराज को उसके कमांडर ने मार दिया, जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, तीनों के पति की डेथ हो गई थी। जो छोटी बेटी का बेटा था उसका नाम था सिराज। सिराज अलीवर्दी खान के बाद बनेगा। और मीर जाफर अलीवर्दी खान का ही कमांडर था, जिसने एक बार इनकी मौसी के साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक भी किया था सिराज के ऊपर, फिर भी इन्होंने उसे माफ करके कमांडर बना दिया था। ठीक। सिराज की को डेथ के बाद मीर जाफर बना हेड, नवाब बना। मीर जाफर से कुछ दिनों के बाद परेशान होकर अंग्रेज मीर कासिम को बना देंगे नवाब। ओके। मीर कासिम डच के साथ मिल जाएगा, अंग्रेज मीर कासिम के ऊपर अटैक करेंगे, तो मीर कासिम भाग के चला जाएगा अवध के नवाब के घर। ओके। वहीं पे ये तीनों मिलेंगे और तीनों प्लान करेंगे कि हम चल के अटैक करते हैं बंगाल पे। बक्सर के बाद कौन सी संधि हुई? बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, है ना। इलाहाबाद की संधि कब हो रही है? 1765 में। 2 संधि होगी यहाँ पे, एक क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में होगी, दूसरी क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में होगी। अवध का नवाब कौन है? सुजाउद्दौला साहब है। ठीक है। इलाहाबाद संधि में किसने दीवानी अधिकार ब्रिटिश को दिया? दीवानी अधिकार दे कौन सकता है? जिसके पास है किसके पास? शाह आलम है, जो कि मुगल साम्राज्य के बादशाह थे। एक्चुअली मुगल साम्राज्य के बादशाह ये सिर्फ नाम के थे। दिल्ली से ये इमादुल मुल्क की डर से भाग गए थे अवध के नवाब के यहाँ। फिर इन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला को कहा, सर आज से मेरे आप मिनिस्टर, मैं तो मुगल नवाब हूं ही। तो ये बस नाम मात्र के थे। ठीक, इन्हें कोई मानता नहीं था। इस संधि के बाद क्लाइव ने कहा कि हम मानते हैं आप मुगल के बादशाह हैं सर, बस एक काम करिए, हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए, बाकी हम आपको मान ही रहे हैं। तो शाह आलम ने कहा फिर मैं रहूंगा कहाँ, ये बताओ, दिल्ली में जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इलाहाबाद में रहो। इलाहाबाद का और कड़ा का क्षेत्र मैं आपको अवध के नवाब से दिला देता हूं, ठीक है, और आपको 26 लाख रुपए पेंशन भी दूंगा, आराम से रहो, मस्त नवाब बन जाओ, मजे करो। ठीक है। लेकिन शाह आलम को ये बहुत दिन तक रास नहीं आया, बाद में ये वापस मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली भाग जाएंगे। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश का मुख्य नेता कौन था? बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश का मुख्य नेता मुनरो था। क्लाइव यहाँ पे लिखा, ये गलत है, ठीक, मुनरो था, क्योंकि क्लाइव 1760 में इंग्लैंड चला गया था डील करने के लिए मुगल साम्राज्य के साथ। ये इलाहाबाद टिटी के लिए इसे 1765 में वापस बुलाया गया। ये सारा बहुत ही क्लेवर और कनिंग है। तो आप आइए सर, समझदार व्यक्ति हैं आप, हालात समझते हैं, तो एक डील करिए जिसमें बहुत फायदा हो। सच में बहुत फायदा हुआ। आपने देखा कि 26 लाख पेंशन दे दी इन्होंने शाह आलम को, इलाहाबाद का फोर्ट दे दिया और बोला यहीं रहो, कड़ा और इलाहाबाद का एरिया दे दिया। और ये सारा चीज जो आप दे रहे हैं यहाँ पे, वो सब किससे ले लिया? अवध के नवाब से। अवध के नवाब से कहा, बोला 50 लाख दो हमें, बहुत बोल रहे हो तुम, सब्सिडी अलियांस साइन करो, आज से हमारे बफर जोन बन के रहना, ठीक है। तो पूरा पूरा अवध लगभग उनका हो गया, मींस इनडायरेक्टली, है ना। प्लासी की लड़ाई में किस नवाब का अंत हुआ? तो सिराजुद्दौला का हुआ था, है ना। मीर मारान ने मार दिया था इसे, जब ये वहां से भाग लिए प्लासी की फील्ड से, तो इन्हें बाद में पकड़ के मार दिया गया और मीर जाफर को वापस से जो है नवाब बना। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने किससे विश्वासघात किया था? उससे करेगा जो नवाब रहा होगा। कौन नवाब था? सिराजुद्दौला था। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन हराया गया? तो बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम हारे, है ना। इन दोनों के साथ इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। मीर कासिम कहीं भाग गया, बाद में कुछ सालों बाद कहीं मरा पड़ा मिला था। इलाहाबाद संधि में दीवानी अधिकार किस क्षेत्र के लिए थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के थे, है ना। पता है इन्होंने शाह आलम को मुगल बादशाह क्यों बनाया? ताकि उन्हें रबर स्टैंप की तरह यूज कर सके। जैसे ये 3 क्षेत्र के अधिकार ले लिए, बाद में इन्हीं से साइन करा के ना ये नदर सरकार ले लेंगे पूरा निजामाबाद से, ठीक है, जो वहां के निजामुल मुल्क साहब थे, उनसे नदर सरकार मांग लेंगे। नदर सरकार ये एरिया था, यहाँ पे मद्रास था और ये एरिया नदर सरकार था, ठीक।
अलीपुर संधि का परिणाम क्या हुआ? कलकत्ता ब्रिटिश को मिल गया, ट्रू। व्यापार के अधिकार सुनिश्चित हुए, ट्रू। बंगाल में शांति हो गई कुछ महीनों के लिए, ये भी सही है। तो ये सारी चीजें सही। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 1765 में हुई। इलाहाबाद संधि में मीर कासिम का क्या हुआ? बंगाल से हटा दिया गया, और क्या, ठीक ना, गायब भी हो गया तो हट। शाह आलम सेकंड का ब्रिटिश से क्या संबंध है? संरक्षक के रूप में, जी हाँ। ब्रिटिश उसके संरक्षक बन गया था, दीवानी अधिकार इसने दे ही दिया था, ट्रू। युद्ध में पराजित भी हुआ था, तो सभी सही है, डी हो। रॉबर्ट क्लाइव के कारनामों से क्या सुनिश्चित हुआ? बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, यस बॉस। मीर जाफर को नवाब बनना, ट्रू। व्यापारिक अधिकार का मजबूत होना, ट्रू। तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी। शाह आलम की सुरक्षा किसके भरोसे थी? ब्रिटिश के भरोसे। पहले ब्रिटिश, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश, ठीक ना। ये दोलन इधर उधर हो रहा था इनका, पेंडुलम बन गए थे भाई। पहले ब्रिटिशर्स ने इन्हें 1765 में कहा कि हम आपकी आज से रक्षा करेंगे। उसके बाद ना ये मराठा के साथ संधि करेंगे और भाग जाएंगे दिल्ली। फिर मराठा खुद ही 1802 में हारने लगेंगे, है ना। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हार रहे होंगे, तो ये फिर वापस जो है ना ब्रिटिशर्स की गोद में बैठ जाएंगे। इलाहाबाद संधि ने किसको मजबूत किया था? तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किया था। बाकी सब तो। बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिकार ब्रिटिश को मिला? दीवानी अधिकार, ट्रू। सेना नियंत्रण बहुत ही मिल गया था। व्यापारिक नियंत्रण, जी हाँ। तो ये सभी अधिकार मिल गए थे। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि बक्सर और प्लासी में कौन सी वास्तविक लड़ाई थी? तो प्लासी में लड़ाई हुई ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सेना पे अधिकार जफर का था, जफर लड़ा ही नहीं। सिराजुद्दौला अकेले कितना लड़ता है ना। कहते हैं कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में जब लड़ाई हुई तो सिराजुद्दौला के 500 लोग मारे गए, क्लाइव के 28 लोग मारे गए थे। तो युद्ध हो ही नहीं रहा है, ठीक। और सिराजुद्दौला भी बाद में यहाँ से भाग लेगा। तो ये नाम मात्र की लड़ाई थी, ये ब्रिटिश की राजनीतिक जीत थी, ये पॉलिटिकल विन थी, ठीक ना। लेकिन बक्सर उनके मिलिट्री ब्रिलियंस को दिखाता है, उनकी स्ट्रेटेजी को दिखाता है, उनकी ब्रेवरी को दिखाता है, जिसके बाद उनका वास्तविक अधिकार हुआ बंगाल पे। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नवाब बनाने में मदद की थी? मीर जाफर को करी थी, ओके। इलाहाबाद संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शक्ति बढ़ाना, ट्रू। दीवानी अधिकार प्राप्त करना, हाँ। मीर कासिम को हराकर अधिकार लेना, ये सभी है ना। तो ये सभी सही है, हमारा आंसर है डी। रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका थी प्लासी जीतना, मीर जाफर को नवाब बनाना, हाँ। ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करना, सही है, ये तीनों थी। क्लाइव जो है ना, पता है आपको, 18 साल की उम्र में क्लर्क बन के आया था भारत, और शायद 1743 के आसपास आया था। उसके बाद 1757 तक ये आदमी गवर्नर बन जाएगा। प्रमोशन देख रहे हैं इसका, है। इतना जल्दी कौन बनता है? और उसके बाद सोचिए 1760 में वापस चला जाएगा, और फिर से 65 में बुलाया जाएगा कि आइए साहब, आप डील करेंगे, आप ही सबसे समझदार हैं हम में से। तो अगर क्लाइव ना होता, इवन क्लाइव का रोल एंग्लो कार्नेटिक वार द्वितीय में बहुत ज्यादा है, फ्रेंच से इंग्लिश वाले हार रहे थे, तभी अचानक क्लाइव सामने आता है और पूरा सीन बदल जाता है। तो क्लाइव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटिश सत्ता को भारत में स्थापित। मुनरो का योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में है? प्रशासन, सेना, नीतिगत सुधार, जी हाँ, ये सभी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुनरो ने किसी लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कुछ किया था? प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।